हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 का इतिहास का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और आज जो हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इसमें से आपको अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपके इतिहास का पेपर कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होगा। पूर्णांक जो है 80 नंबर का होगा। और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश हैं जिन्हें आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्लास 12 की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की सॉल्व पीडीएफ पाना चाहते हैं आंसर सहित, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो आज के इस पेपर में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको हूबहू इनमें से अधिक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर आज का आपके इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आएगा। सबसे पहले खंड अ आएगा, सेक्शन ए, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न टोटल 12 होने वाले हैं। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 होंगे। तो इन 12 क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को सही कर लिया तो आपके 12 नंबर यहाँ से पक्के हैं और इनमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। अगर आप ये इसका आंसर आपको सबसे आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर ब, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया था। तो दोस्तों, ये शासक कौन से हैं जिन्हें उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया था। तो दोस्तों, ये शासक हैं सातवाहन शासक। ऑप्शन नंबर 10 से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों, इसके प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर द, बांसवन्ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षचरित के लेखक हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये हर्षचरित वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, हर्षचरित के लेखक हैं ऑप्शन नंबर अ, बाणभट्ट। ये हर्षचरित इनके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद में कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा सन 1800 ईस्वी में की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर स, राय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची। तो दोस्तों, अफ्रीका और स्पेन से मक्का की फसल भारत पहुंची थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अ हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल काल का रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो दोस्तों, ये किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, महाभारत।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय, आंदोलन के समय झांसी का नेतृत्व आप सभी जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? तो दोस्तों ये जो शब्द हैं यह है ऑप्शन नंबर अ, मार्शल लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको आंसर ज़रूर आना चाहिए और ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप ज़रूर रट लीजिएगा। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर अ, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम 12वां ऑप्शन, भारतीय संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपको 12 नंबर के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बहुविकल्पी प्रश्न आपको सबसे पहले करने हैं क्योंकि ये 12 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर आपके रिक्त स्थान आएंगे और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो दोस्तों ये अधिकारी कौन थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था? तो दोस्तों ये अधिकारी थे जेम्स प्रेसेम्प। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 है, कबीर ग्रंथावली का संबंध राज्य के पंथियों से हैं। तो दोस्तों कबीर ग्रंथावली का संबंध राज्य के किन पंथियों से हैं? तो दोस्तों ये पंथी हैं नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। नाथ संप्रदाय, यह आप ज़रूर याद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 है, भारत में रेलवे की शुरुआत सन ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी ये सन कौन सा था? तो दोस्तों ये सन था सन 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों सबसे पहले अगर रेल पूछे जाए कहाँ पर चली थी तो सबसे पहली रेल बोरी बंदर जहाँ बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी पर चली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत ईस्वी में लौटे थे। तो दोस्तों ये ईस्वी कौन सी है? यह ईस्वी है सन 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में भारत लौटे थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए। तो दोस्तों ये ईस्वी हैं 1937 में चुनाव करवाए गए थे। तो दोस्तों ये कुछ रिक्त स्थान के प्रश्न थे जो आपको दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे और ये भी 1-1 नंबर के हैं और बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपके आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिनका आपको एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना है। तो दोस्तों अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का ये कुछ प्रश्न हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे और आपको साथ में ही आंसर भी बताएंगे। और अगर आप इन आंसर की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके इनकी आंसर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो दोस्तों ये आज के जो स्विमिंग पूल हैं ये हमें
हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। ये आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता के ग्रेट बाथ की याद दिलाते हैं। ग्रेट बाथ, आप एक लाइन में इतना सा भी लिख सकते हैं ग्रेट बाथ, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ग्रेट बाथ की याद दिलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, 1919 ईस्वी में भारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ये कौन सा विद्वान है जिनकी नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में नेतृत्व परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों ये हैं वी.एस. सुकथांकर। इसका आंसर होगा वी.एस. सुकथांकर। वी.एस. सुकथांकर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? तो दोस्तों बहिर्विवाह पद्धति से तात्पर्य है किसी जाति के एक छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह का नियम, यानी कि उनके परिवार जो होता है उन परिवार से बाहर जहाँ पर विवाह किया जाता है उसे बहिर्विवाह करते हैं। और अंतर्विवाह जब अपने परिवार में ही विवाह करवा दिया जाता है उसे अंतर्विवाह कहते हैं। इसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्नों की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 4 है, अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो दोस्तों अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है किताब उल हिंद। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, किताब उल हिंद इनकी कृति है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार नारायण को अपना इष्ट मानते थे। नारायण को अपना इष्ट देव मानते हैं, विष्णु भगवान को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? तो दोस्तों गोपुरम किसे कहते हैं? इसका आंसर हमारा कुछ इस प्रकार है, एक स्मारकीय अट्टालिका होती हैं, प्राय शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती हैं, यानी कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर जो सजावट की हुई होती है उसे गोपुरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल बादशाह अकबर ने 1963 व 1564 में कौन से करों को समाप्त किया? तो दोस्तों 1963 में 1563 में तो उन्होंने कौन सा कर समाप्त किया था? तो यह कर हैं तीर्थ यात्रा कर। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर। इसके बाद में 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, जजिया कर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 8 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यकारिणी दिवस मनाने का ऐलान कब किया था? तो दोस्तों इन्होंने ऐलान जो किया है यह ऐलान है सन 1872 में इन्होंने यह ऐलान किया था, 1872 ईस्वी में। यह ऑप्शन आप ज़रूर याद रखिएगा। तो 1872 में इन्होंने ऐलान किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी थी? तो दोस्तों कांग्रेस की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से 5 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी, 5 प्रांतों में, आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं?
चाहते थे। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। तो दोस्तों ये भाषा जो है जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे, ये भाषा है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही लघुत्रात्मक क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके 50 शब्द में इनका आंसर देना है। आपको 50 शब्दों में इसका आंसर देना है और खंड ब में आएंगे और चौथा क्वेश्चन आपको लघुत्रात्मक प्रश्न का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर अभी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न तो अब आने शुरू हुए हैं और ये सभी प्रश्न आपको, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम 12th बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। हम इनका आंसर बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ब्राह्मणों का कार्य है वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना। क्षत्रियों का कर्म है युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, न्याय करना, इतने से कार्य हैं। और वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा देना, ये सभी क्षत्रियों के कार्य हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये 4 चिंतकों के नाम हैं जो कि विश्व को रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इनका नाम इस प्रकार हैं, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जयुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुगत्सी जैसे चिंतक थे और यूनान में सुक्रांत और प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई चिंतकों द्वारा उद्भव हुआ है। ये सभी जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतक थे। हम नाम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जयस्थुत्र जो कि ईरान से हैं और चीन में खुगस्ती थे, यूनान में सुक्रांत और प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नज़र आए। तो दोस्तों इनके जो व्यवहार में बदलाव नज़र आए थे, यह बदलाव इस प्रकार हैं। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते थे। महायान संप्रदाय भारत से चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, नेपाल, तिब्बत और भूटान, मंगोलिया जैसे कई अन्य देशों में फैल गया था। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है और इनकी आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार होगा, जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म यानी कि अहिंसा परम सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया वह काफ़ी सीमा तक अहिंसात्मक था। तो दोस्तों इसका इस प्रकार से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषताएं हैं, घोड़े की चौकी जिसे उलूक के नाम से जाना जाता था और हर 4 मील की दूरी पर तैनात शाही घोड़ों द्वारा इसे चलाया जाता था। दूसरा है
फूड पोस्ट में प्रति मील 3 स्टेशन हैं। एक मील के 1/3 हिस्से का नाम डावा है, जिसे डाबा कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की विशेषताएं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं, संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों इनका आंसर इस प्रकार होगा, बर्नियर द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित किया और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पत्रों के रूप में लिखे गए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का इस प्रकार आंसर होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी आपने अच्छे से आंसर आता होगा, फिर भी नहीं आता है तो हम आंसर सुना रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो किलेबंदी थी इसका स्थापना हरि और बुक्का राय ने नामक 2 भाइयों ने की थी और पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिसनागर राज्य के नाम से जानते थे। लगभग 225 वर्ष के उत्कर्ष के बाद सन 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। इसके पश्चात क्षीण रूप में यह 70 वर्ष और चला। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 के विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी थी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थीं। तो दोस्तों महिलाएं जो भूमिका अदा करती थीं ये भूमिका है, मुगलकालीन भारत में कृषि उत्पादन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मर्द खेत जोतते थे, बैलों से खेत जोतते थे और हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगलकालीन खुदकास्त व पाहीकास्त किसानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये किसान इस प्रकार हैं, खुदकास्त उस गांव के निवासी थे जिसमें उनकी ज़मीन थी। वे स्थायी रूप से गांवों में रहते थे और अपनी ज़मीन पर खेती करते थे। पाहीकास्त किसान हैं जो कि अनिवासी कृषक थे। वे अनुबंध और आधार पर ज़मीन पर खेती करते थे, यानी कि इस वर्ष यहाँ पर कृषि की, अगले वर्ष दूसरे गांव में जाकर के कृषि करते थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल शासकों का वंशक्रम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुगल शासकों का वंशक्रम अच्छी तरीके से याद करने के लिए हम आपको टेलीग्राम पर इसका एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इनका आसानी से आंसर याद कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम टेलीग्राम में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो दोस्तों ये 5वीं रिपोर्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1810 में गठित एक प्रवर समिति द्वारा तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 1810 में, और समिति थी प्रवर समिति। इसे 5वीं रिपोर्ट कहा गया क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में रिपोर्टों की एक श्रृंखला में 5वीं थी, इसीलिए इसे 5वीं रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों कुदाल व हल से तात्पर्य है, कुदाल संताल बांशिदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसीलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियाँ में भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी जुम खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे और संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, इसीलिए कुदाल व हल से उपनिवेश काल में बहुत योगदान रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा,
महात्मा गांधी के विचार हमें निरंतर सोचने के लिए उद्वेलित करते हैं। अपने समय में महात्मा गांधी सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्तरों पर जूझते हुए भारतीय समाज में अंतर्व्याप्त सांप्रदायिक सद्भावना के जिन अंतरसूत्रों को पकड़ने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, आज उनकी आवश्यकता तीव्रता के साथ अनुभव की जा रही है। वैचारिक उदारता और गहन मानवीय दृष्टि से संयुक्त महात्मा गांधी के धर्म संप्रदाय संबंधी चिंतन के विविध पहलुओं का सूक्ष्मता के साथ विवेचन करते हुए हम उन तत्वों को खोज करने के प्रयत्न करेंगे जो सांप्रदायिकता की वर्तमान समस्या से जूझने के तमाम तर प्रयासों एवं संभावनाओं को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर है और इसके आपको आंसर की इन सभी क्वेश्चन के आंसर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें 1 से लगा 17 से लगा करके 20 तक के प्रश्न होंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं जो 4 नंबर के होंगे और इनका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। तो दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न में एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा मानचित्र का, तो हम मानचित्र का जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी और ये आज का पेपर अच्छा लगा होगा आपको। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही क्लास 12 की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप क्लास 12 के बाद में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी इसी चैनल पर करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।